हाँ जी। सो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ अमोनियम सॉल्ट तक देखा था। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ हैलाइड सॉल्ट, AuCl3 अपॉन हीटिंग विल प्रोड्यूस A प्लस B। इस हैलाइड सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? सर AuCl और Cl2। इसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? सर AuCl और Cl2। शुभी तिवारी। हेलो हाँ जी। सर AuCl और Cl2। गोल्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जो हैलाइड आयन होते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। Pb SCN होल ट्वाइस, Pb SCN होल 4, इसका हीटिंग इफेक्ट क्या होगा? सर PbSCN होल ट्वाइस और SCN होल ट्वाइस। Pb SCN होल ट्वाइस और SCN होल ट्वाइस होगा। ये जबकि हैलाइड सॉल्ट नहीं है, तो इसको यहां पर क्यों दिया हुआ है? यहां पर ये हैलाइड सॉल्ट है, ये हैलाइड सॉल्ट है, बट ये हैलाइड सॉल्ट नहीं है, बट इसको यहां पर क्यों दिया हुआ है? इसी प्रकार से Cu Cu2 और I2 में कन्वर्ट होता था। यहां पर भी ये हैलाइड सॉल्ट, आयोडाइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं, तो हैलाइड आयन रिड्यूस कर देते हैं अपने मेटल को। अगर आपको ध्यान हो तो आपने CuCN2 में भी यही बात हुई थी। तो हैलाइड आयन जो रहते हैं अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ये -1 से 0 पे आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऐसे कई सारे एनायंस होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज में हैलाइड आयन से रिजेंबल करते हैं, जैसे साइनाइड आयन, जैसे थायोसाइनेट आयन, जैसे अमाइड आयन, जैसे OCN नेगेटिव आयन। ये एनायंस में पहली बात तो नाइट्रोजन जरूर होता है, दूसरा ये अपनी प्रॉपर्टी में हैलाइड आयन से काफी रिजेंबल करते हैं। These anions which resembles in the property with the halide ions are called pseudohalides. ये एनायंस सूडोहेलाइड्स कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये थायोसाइनेट आयन हैलाइड आयन के जैसा बिहेव कर रहा है, लेड को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। साइनाइड आयन ने भी ऐसा हेलोजन बना लिया जैसे यहाँ हेलोजन बना था। और भी प्रॉपर्टी में ये हैलाइड आयन से रिजेंबल करते हैं। इनका सोडियम सॉल्ट आयनिक होता है, जबकि इनका सिल्वर सॉल्ट कोवलेंट होता है। जैसे हैलाइड आयंस का सोडियम सॉल्ट आयनिक होता है और सिल्वर सॉल्ट कोवलेंट होता है। तो ऐसे एनायंस जिनमें नाइट्रोजन एटम जरूर होता है और जो अपनी प्रॉपर्टी में हैलाइड आयन से रिजेंबल करते हैं, दे आर कॉल्ड सूडोहैलाइड्स। तो ये हैलाइड आयंस, हैलाइड सॉल्ट्स का हीटिंग इफेक्ट है। बट हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट अगर होगा तो नॉर्मल हैलाइड सॉल्ट जो रहते हैं वो मेटल को रिड्यूस कर देते हैं। हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट
MgCl2.6H2O, इसको हीट करने पर क्या होगा? FeCl3.6H2O, AlCl3.6H2O, CoCl2.6H2O, जो कि पिंक कलर का होता है। तो MgCl2.6H2O, इसका हीटिंग इफेक्ट क्या रहेगा? सर सबसे पहले तो सर पहले वाले में मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा प्लस HCl प्लस वाटर H2O। तो सेकंड वाले में फेरस ऑक्साइड बन जाएगा Fe2O3 प्लस HCl प्लस वाटर। तो तीसरे वाले में Al2O3 प्लस HCl प्लस वाटर। और सर जो लास्ट वाली जो रिएक्शन है सर उसका सर जो CuCl2.6 मोल्स ऑफ H2O रहता है वो पिंक कलर का होता है। जब अपन लोग उसको 58 डिग्री 50 डिग्री सेल्सियस में हीट करते हैं तो अपन लोग को CuCl2.4 मोल्स ऑफ H2O मिल जाता है। सर वो पिंक कलर का होता है। उसके 58 डिग्री सेल्सियस पे फिर से हीट करेंगे और अपन को मिल जाएगा CuCl2.2 मोल्स ऑफ H2O, जो कि सर रेड वायलेट कलर का होता है। फिर से हीट करेंगे तो जो बचे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो सब हट जाएंगे और CuCl2 मिल जाएगा जो कि ब्लू कलर का होता है 140 डिग्री सेल्सियस से। तो ये हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट है। तो हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट में जो हैलाइड आयन होंगे वो अपने मेटल को रिड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि उनका जो वाटर है वो उनको हाइड्रोलाइज कर देगा। तो यहाँ Mg2+ आयन हाइड्रोलाइज होंगे, MgOH होल ट्वाइस बनता, लेकिन आप हीट कर रहे हो तो वाटर निकल जाता और MgO बन जाता। इसी प्रकार से यहाँ पर FeOH होल थ्राइस बनता जो डिहाइड्रेट होकर Fe2O3 बन जाता। यहाँ AlOH होल थ्राइस बनता, ये Al2O3 बन जाता, और ये दो दो वाटर करके रिलीज करता जाता है। तो ये हाइड्रोलाइज नहीं हुआ, ये केवल डिहाइड्रेट हुआ है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड हैलाइड सॉल्ट। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड सल्फेट सॉल्ट, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर A देता है, फिर X डिग्री सेंटीग्रेड पर B देता है, फिर Y डिग्री सेंटीग्रेड पर C+D+E देता है। मतलब इसका हीटिंग इफेक्ट क्या है, किसी ने याद किया हो? क्योंकि अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप लोगों ने याद नहीं किया होगा। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करने के बाद CuSO4.1H2O आता है, जो कि CuSO4.1H2O बनता है। इसके 4 वाटर निकल जाते हैं, जो कि ब्लूइश वाइट होता है। ये ब्लूइश वाइट होता है। फिर इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का नाम क्या है? किसी चीज के सल्फेट को विट्रियोल कहते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं, ब्लू विट्रियल। और कॉपर के सॉल्ट ब्लू होते हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड ब्लू विट्रियोल। चलिए, फिर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बी देगा, और वो बी कौन रहेगा? 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट देगा, व्हाइट कलर। कॉपर सल्फेट मिल जाएगा व्हाइट कलर का। तो कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस रहता तो व्हाइट रहता है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता तो ब्लू हो जाता है। ये रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस को पता करने के लिए यूज की जाती है। अगर कहीं मॉइस्चर प्रेजेंट है तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट रख देते हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब करके ब्लू हो जाता है। तो वाटर वेपर मॉइस्चर प्रेजेंट है ये पता करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। हाँ, आगे। वाई डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 800 से ज्यादा है, तो वो CuO होगा, सल्फर डाइऑक्साइड होगा और ऑक्सीजन। लेकिन अगर टेम्परेचर 750 होता तो
CuO और सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर 750 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर पर सल्फर ट्राइऑक्साइड डिसोसिएट नहीं होगी, लेकिन और हायर टेम्परेचर पर सल्फर ट्राइऑक्साइड भी डिसोसिएट होगी। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कॉपर 2+ आयन के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लगे रहते हैं टेट्राहेड्रा में। सल्फेट आयन इसकी वैलेंसी को न्यूट्रलाइज करता है, 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। हीट करने पर पहले ये 4 निकलते हैं, फिर बाद में ये निकलता है। जेई मेन में ये क्वेश्चन आ चुका है कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करने पर उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो जेई मेन और एडवांस पेपर जो होता है वो आपके क्लास नोट्स और जो स्टडी पैकेज है पूरा 100% उसी में से आता है। बाहर से कोई बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती आपको, बस आपको वो याद रहना चाहिए सारी चीजें थॉरोली। फेरस सल्फेट .7H2O, इसका हीटिंग इफेक्ट क्या रहेगा? फेरस सल्फेट .7H2O इसका नाम क्या है और इसका हीटिंग इफेक्ट क्या रहेगा? सर इसको ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे या उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करने पे, नहीं पहले 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर जाएगा, FeSO4 बनाएगा। फिर फर्दर जब हीट करेंगे तो Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। ये जो इसने Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया है, ये कैसा चेंज है? सर रेडॉक्स चेंज है। ये रेडॉक्स चेंज है क्योंकि जो सल्फेट आयन होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं माइल्ड। आयरन +2 से +3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है और सल्फर +6 से +4 पे रिड्यूस हो जाता है। इसके पहले कॉपर सल्फेट ने ऐसा नहीं किया था। कॉपर सल्फेट जब ब्रेक हुआ था तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर +2 पे रहा था, वैसे भी कॉपर +2 स्टेट पे था, उसकी और फर्दर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं थी। लेकिन आयरन की फर्दर आगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 अच्छी स्टेबल स्टेट होती है। लेकिन अगर ये आयरन ऑलरेडी +3 स्टेट पर ही रहता तो इसको हीट करने पर क्या होता? सर ये Fe2O3 और सल्फर ट्राइऑक्साइड देता। ये नॉन रेडॉक्स चेंज होता क्योंकि आयरन ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, तो ग्रीन विट्रियोल, आयरन का जो फेरस सॉल्ट होता है वो ग्रीन होता है, इसलिए इसको ग्रीन विट्रियोल कह रहे हैं। कॉपर का सॉल्ट ब्लू था इसलिए उसको ब्लू विट्रियोल कह रहे थे। सल्फ्यूरिक एसिड ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है, इसलिए सल्फेट्स विट्रियोल कहलाते हैं। MgSO4.7H2O, इसको हीट करेंगे। MgSO4.7H2O ये हीट करने पर क्या देगा? सर सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देगा और MgSO4 बना देगा। MgSO4.7H2O सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस करेगा। इसका नाम क्या होता है? सर एप्सम सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड एप्सम सॉल्ट। ZnSO4.7H2O ये कहलाता है व्हाइट विट्रियोल। ZnSO4.7H2O जिंक के सॉल्ट व्हाइट रहेंगे तो ये कहलाता है व्हाइट विट्रियोल। और इसका हीटिंग इफेक्ट क्या है? सर ये भी सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करके ZnSO4 बना देगा। नहीं, याद नहीं किया आपने?
सर पहले 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने पे ये 1 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा और ZnSO4.6H2O बनाएगा। फिर 70 से 200 तक जाएंगे तो उसमें 5 और लूज कर जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो ZnSO4.H2O बनेगा। फिर इसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड मिलना चाहिए, सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। जैसे कॉपर के केस में हुआ था। चूंकि 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर SO3 ब्रेक हो जाती है, 800 से कम रहता तो यहाँ SO3 मिल जाती। यहाँ पर बीच में 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा पर पहले एनहाइड्रस ZnSO4 मिलता, उसके बाद ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इन सब की एक कैटेगरी बना सकते हैं जिनमें केवल वाटर लॉस हो रहा है। सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट तो सबसे पहले अपन लोग इसको 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, तो अपन लोग को Na2S2O3 प्लस 5 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिल जाएगा। उसके बाद सर अपन लोग इसको फर्दर हीट करेंगे तो अपन को मिल जाएगा Na2SO4 प्लस Na2S5। सोडियम थायोसल्फेट, पहले तो इससे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाएगा सारा। यहाँ पर सल्फर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये +2 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्सीडाइज हो जाएगी और यहाँ से -2/5 पर रिड्यूस हो जाएगी। तो ये रेडॉक्स चेंज है थायोसल्फेट का। थायोसल्फेट आयन वैसे भी डिस्प्रपोर्शनेट होते थे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड, इसको हीट करने पर क्या चेंज आएगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड, इसको हीट करने पर ये थायोसल्फेट देता है और थायोसल्फेट फर्दर हीट करने पर ये दोनों दे देगा। थायोसल्फेट का हीटिंग इफेक्ट ये भी रहेगा कि ये Na2SO3 प्लस SO2 भी दे सकता है, मीन्स सल्फर +2 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्सीडाइज हो। Na2S2O5 बनाएगा पहले ये, इससे Na2S2O3 नहीं बनेगा। सोडियम बाइसल्फाइड से Na2S2O5 बनेगा जो Na2SO3 और SO2 में कन्वर्ट होगा और बाद में ये Na2SO3 रेडॉक्स चेंज देकर Na2SO4 और Na2S में कन्वर्ट होगा, जहां पर ये +4 से +6 में और -2 पे चेंज होगा। तो ये दो सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट डिफरेंट है, इसको याद ठीक से करना है।
लेकिन सोडियम बाई सल्फेट होता, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट होता, इसका हीटिंग इफेक्ट क्या रहेगा? ये नॉन रेडॉक्स चेंज देगा, इसमें सल्फर +6 पर है, +6 पर ही रहेगी। तो सोडियम सल्फेट में सल्फर +6 पर है, ये +6 पर ही रहेगी। इसमें सल्फर +4 पर है, पहले पायरोसल्फेट बन जाएगा, बाद में ये ब्रेक होकर ये नॉन रेडॉक्स चेंज है यहाँ तक, बट बाद में फिर रेडॉक्स चेंज आया। दरअसल ये Na2H2O5 जो बना है, सल्फ्यूरस एसिड जो होता है वो होता है H2SO3, मतलब इसका स्ट्रक्चर ये है H2SO3। इसके दो मॉलिक्यूल अगर एक वाटर रिलीज करके निकल जाते हैं तो ये एक ऑक्सीजन शेयर करके आपस में जुड़ेंगे और इन पे Na लगा रहेगा, तो दिस इज Na2SO5 H2O5। तो दरअसल ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं वाटर रिलीज करके और ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हैं। इसको हीट करेंगे तो फिर ये ब्रेक होगा यहाँ से, तो ये एक SO2 बन जाएगी और एक ये Na2S, केवल डिकम्पोजिशन हुआ नॉन रेडॉक्स, बाद में रेडॉक्स चेंज आएगा। तो सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड का चेंज अलग है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का चेंज अलग है, और सोडियम थायोसल्फेट का चेंज बिल्कुल अलग है। ये तीन सॉल्ट थॉरोली याद करेंगे, क्वेश्चंस जेई एडवांस में मेंस में इन्हीं के टाइप के आते हैं कि आपको कुछ एक्सेप्शनल हीटिंग इफेक्ट्स दे देते हैं। तो सल्फेट सॉल्ट के हीटिंग इफेक्ट में ये सोडियम सॉल्ट डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड सॉल्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड सॉल्ट, सिल्वर ऑक्साइड एंड मरकरी ऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट क्या रहेगा? सर Ag plus O2। सिल्वर ऑक्साइड Ag+O2। वैसे भी सिल्वर और मरकरी के जो ऑक्साइड होते हैं ये हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, तो सिल्वर का ऑक्साइड सॉल्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर ब्रेक हो जाएगा, बट मरकरी का जो ऑक्साइड सॉल्ट होता है ये येलो होता है लो टेम्परेचर पर, बट 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर ये स्ट्रक्चर चेंज करता है और रेड होता है। फर्दर हीट अगर करेंगे तो ये मरकरी और ऑक्सीजन देगा। तो जहां बाकी के मेटल्स के ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, बाकी के मेटल्स के ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, बाकी के मेटल्स के ऑक्साइड जहां स्टेबल होते हैं, मरकरी के ऑक्साइड और सिल्वर का ऑक्साइड लेस स्टेबल होता है, जल्दी टूट जाता है। इसीलिए कार्बोनेट सॉल्ट का हीटिंग इफेक्ट क्या था? बाकी के मेटल के कार्बोनेट सॉल्ट हीट करने पर मेटल का ऑक्साइड देते हैं, बट मरकरी और सिल्वर के कार्बोनेट सॉल्ट सीधे मेटल दे देते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। PbO2, इसका हीटिंग इफेक्ट क्या रहेगा?
सर लेड रिड्यूस हो जाएगा और PbO और O2 बनाएगा। लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए लेड +2 स्टेट में जाएगा। व्हाट अबाउट Pb3O4? Pb3O4 is called red lead. 470 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 470 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से हायर पर Sir, PbO, 6 PbO plus oxygen. PbO प्लस Oxygen. 6 PbO आपको कहाँ से याद रह गया? फिर आप या तो देख के बोल रहे हैं, बिकॉज PbO बनेगा ये याद रहना चाहिए था। 6 PbO तो तब था जब आपको पूरी रिएक्शन ऐसे याद थी। दरअसल ये Pb3O4 क्या होता है? PbO डॉट PbO2, 2 PbO डॉट PbO2। इसका जो PbO2 है वो ये वाला डिकम्पोजिशन देके PbO देता है, और 2 PbO तो इसके पास है ही, तो एक मॉलिक्यूल से 3 PbO मिलेंगे, 2 से 6 PbO मिलेंगे, एंड दिस PbO इज कॉल्ड, ये PbO क्या कहलाता है? Don't remember. लिथार्ज। 370 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये वापस रेड लेड में कन्वर्ट हो जाएगा 340 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड को हीट करेंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मैग्नीज ऑक्साइड 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पे क्या देगा? Mn3O4 plus O2. Mn3O4 प्लस O2। तो मैग्नीज यहाँ पर रिड्यूस हुआ है, यहाँ पर मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जबकि वहां पर +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट पर रिड्यूस हो गया है। जिंक ऑक्साइड व्हाइट रहता है, हीट करने पर येलो हो जाता है। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अ सॉल्ट इज व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड येलो ऑन हीटिंग, तो वो जिंक ऑक्साइड है। जबकि लेड ऑक्साइड येलो होता है, हीट करने पर रेड हो जाता है। तो जिंक और लेड के ऑक्साइड हीट करने पर अपना कलर चेंज देते हैं, क्योंकि इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं उसके कारण। सॉलिड स्टेट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये डिफेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं। CrO5 हीट करने पर क्या देगा? Cr2O3 plus O2. Cr2O3 क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये Cr2O3 प्लस O2 दे देगा। ये तो कम टेम्परेचर पर ही अपने आप ही ये डार्क ब्लू कलर का होता है, और कम टेम्परेचर पर ही अपने आप ही ये कलर फेड हो जाता है इस डिकम्पोजिशन के कारण। PbO लिथार्ज कहलाता है जब वो रेड होता है, जब येलो होता है देन ये मेसिकॉट कहलाता है।
K2Cr2O7 ये हीट करने पर क्या देगा? हीटिंग इफेक्ट ऑफ क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट सॉल्ट। पोटेशियम डाइक्रोमेट हीट करने पर क्या देगा? सर K2CrO4 और Cr2O3 K2Cr4 और Cr2O3 और ऑक्सीजन। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो गया बिना रेडॉक्स चेंज के, बट सम पार्ट रेडॉक्स चेंज भी दे रहा है। मतलब ये पार्टली बिना रेडॉक्स चेंज के और पार्टली रेडॉक्स चेंज पे डिकम्पोज होता है। रिएक्शन को जब एनालाइज करते हैं तो एनालिसिस करने में रिएक्शन याद होती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के बारे में अगर आप ये याद रखते हैं कि जब ये हीट करते हैं तो ये पार्टली नॉन रेडॉक्स और पार्टली रेडॉक्स चेंज देता है, तो क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो हम उसको रिड्यूस करा देंगे। बट नॉन रेडॉक्स चेंज भी देगा तो उसका क्रोमेट बना देंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट, ये इंपॉर्टेंट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड सोडियम फॉस्फेट। ये प्राइमरी फॉस्फेट है, ये सेकेंडरी फॉस्फेट है, ये टर्शरी फॉस्फेट है। जैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन होता गया उसका सोडियम से, ये तीनों का हीटिंग इफेक्ट क्या रहेगा? सर पहले वाले में सर H2O प्लस NaPO3 मिल जाएगा, तो दूसरे वाले में H2O प्लस Na2P2O7, तीसरे वाले में नो इफेक्ट। ये प्रॉपरली याद रखना है बिकॉज स्पेसिफिक चीजें हैं। सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट है तो वो NaPO3 दे रहा है, लेकिन डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट है तो वो Na2P2O7 दे रहा है। ठीक है, तो दरअसल ये मेटाफॉस्फेट है, ये मेटाफॉस्फेट है, ये पायरोफॉस्फेट है। तो इसको ऐसे याद रख लीजिए कि जो प्राइमरी सॉल्ट होता है वो मेटाफॉस्फेट देता है, जो सेकेंडरी सॉल्ट होता है वो पायरोफॉस्फेट देता है। मेटाफॉस्फेट क्या होते हैं, पायरोफॉस्फेट क्या होते हैं, ये बाद में आपको पता लगेगा। वैसे मैंने बताया था पायरो जो होता है वो एक ऑक्सीजन शेयर करता है, पायरो एक ऑक्सीजन शेयर करता है। तो फॉस्फेट में अगर एक ऑक्सीजन शेयर होगी NO2P2O7, ये सोडियम पायरोफॉस्फेट है। लेकिन मेटाफॉस्फेट अगर होगा तो वो पर मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन शेयर करके पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो ये पायरोफॉस्फेट है NaPO3, इसका इंपीरिकल फार्मूला होगा, इसका इंपीरिकल फार्मूला NaPO3 होगा। ये PO3, ये ऑक्सीजन आधे आधे कहलाएंगे, P 2 ऑक्सीजन पूरे या हाफ ऑफ ऑक्सीजन, PO3 एक नेगेटिव। तो प्राइमरी फॉस्फेट सॉल्ट होगा तो वो मेटाफॉस्फेट देता है पॉलीमेरिक चेन, लेकिन सेकेंडरी फॉस्फेट होता है तो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और एक डिस्क्रीट मॉलिक्यूल मिलता है। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट,
डॉट 4H2O। इसको हीट करने पे क्या होता है? सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। सर ये जितने भी पहले हाँ, जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और अपन को NaNH4 HPO4 मिल जाता है। सर फर्दर इसको हीट करेंगे अपन लोग तो सर NH3 प्लस H2O प्लस NaPO3 मिल जाता है। NH3 प्लस H2O प्लस NaPO3 NaPO3 सोडियम मेटाफॉस्फेट मिल जाता है। वही पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, ये ग्लासी बीड होती है और ये माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट कहलाता है। तो ये वही बोरेक्स जैसा हो गया कि बोरेक्स को हीट किया तो आपको पहले मेटाबोरेट मिला, वैसे ये सोडियम का मेटाफॉस्फेट मिला। अगर कोई मेटल का सॉल्ट इसके साथ लेकर हीट कर दिया जाए तो वो कलर्ड बीड मिलती है। तो जैसे बोरेक्स बीड टेस्ट में अलग अलग मेटल्स के लिए बीड का कलर अलग अलग होता है, वैसे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट बीड टेस्ट में बीड का कलर अलग अलग होता है। मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट सर Mg2P2O7 प्लस NH3 प्लस H2O। ये मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट है। दो फॉस्फेट मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन शेयर करके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इनको थॉरोली याद कीजिए ताकि अभी टाइम है अपने पास, और पैकेज सॉल्व कीजिए। अगली क्लास में पैकेज के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर सकते हैं।